मतलब पूरब और पश्चिम में समतल जमीन की एक संकरी पट्टी है। वही हमारे तटीय मैदान है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में और दूसरी तरफ पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। और जहां तक मुझे याद है, इनके बनने के पीछे दो मुख्य वजह हैं। एक तो वो जो नदियां अपने साथ मिट्टी गाद लाती हैं, जिसे जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। हाँ। और दूसरा समुद्र की लहरों का एक्शन, जो किनारों पर मलबा जमा करती रहती हैं। एकदम सही। और इन्हीं दो वजहों से पता है भारत के दोनों तटों का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, इसीलिए इसे आसानी से समझने के लिए हम इन्हें दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। मतलब एक तरह से ये दो तट, दो अलग शख्सियतें वाली कहानी है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो चलिए एक एक करके इनकी पड़ताल करते हैं। ये दिलचस्प है। तो चलिए पहली शख्सियत से मिलते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान। हाँ, ये गुजरात से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी सबसे पहली पहचान तो यही है कि ये काफी संकरा है, कहीं कहीं तो सिर्फ 10 किलोमीटर चौड़ा। हाँ, और इसके संकरे होने के पीछे एक भूवैज्ञानिक कारण भी है। माना यह जाता है कि ये एक सबमर्जेंट यानी जलमग्न तट का उदाहरण है। सबमर्जेंट मतलब ये कि जमीन का एक हिस्सा समुद्र में धंस गया और इसी धसाव की वजह से ये तट काफी कटा फटा और गहरा है। अच्छा, तो इसी कटे फटे होने का फायदा हमें मिला होगा। मेरा मतलब है प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए ऐसी जगह तो बेहतरीन होती हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसी वजह से भारत के कुछ सबसे बेहतरीन और व्यस्त प्राकृतिक बंदरगाह जैसे मुंबई, कांडला और मर्मुगांव इसी पश्चिमी तट पर हैं। और यहाँ की नदियां भी अलग हैं। नर्मदा और तापी जैसी नदियां डेल्टा नहीं बनाती। हाँ, ये एस्चुरी या ज्वारनद मुख बनाती हैं। लेकिन डेल्टा और एस्चुरी में आसान भाषा में क्या फर्क है? ये अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि डेल्टा बनाने वाली नदी जैसे गंगा, वो समुद्र से मिलते मिलते थक जाती है और अपना सारा सामान मतलब मिट्टी, गाद किनारे पर ही छोड़ देती है। ठीक है। इससे एक नया जमीनी टुकड़ा बन जाता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। और एस्चुरी? लेकिन पश्चिमी घाट से उतरने वाली नदी पूरी रफ्तार में होती है। वो कोई सामान जमा नहीं करती, सीधे समुद्र में छलांग लगा देती है। बस इसी तेज मिलन को एस्चुरी कहते हैं। क्या बढ़िया तरीके से समझाया है। चलिए अब इस पश्चिमी तट की यात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर करते हैं। सबसे पहले आता है गुजरात का काठियावाड़ तट। हाँ, कच्छ के रण से लेकर दमन तक। इस इलाके में मांडो और गिरनार जैसी कुछ नीची पहाड़ियां दिख जाती हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ दो जगह खास ध्यान खींचती हैं। एक है कांडला बंदरगाह, जिसे अब दीनदयाल पोर्ट कहते हैं। ये एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट यानी? यहाँ जहाजों की आवाजाही ज्वार भाटे पर निर्भर करती है। बिल्कुल। और दूसरी जगह है अलंग। अलंग, मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि इसे जहाजों का कब्रिस्तान कहते हैं। ये नाम थोड़ा अजीब है। ये नाम बिल्कुल सटीक है। गुजरात के भावनगर जिले में अलंग दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। दुनिया का सबसे बड़ा? जी हाँ। दुनिया भर के विशालकाय जहाज जब अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं तो उन्हें तोड़ने के लिए यहीं लाया जाता है। और ये नाम यूनी नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं विवादास्पद उद्योग भी है। वो कैसे? एक तरफ तो ये हजारों लोगों को रोजगार देता है और स्टील को रिसाइकल करने का एक बड़ा केंद्र है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण और मजदूरों की सुरक्षा को लेकर इस पर हमेशा गंभीर सवाल उठते रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे हमारे तट सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दों के भी केंद्र है। एकदम सही। वाकई ये तो एक अलग ही दुनिया है। खैर, काठियावाड़ से दक्षिण की ओर बढ़ें तो दमन से गोवा तक कोंकण तट आता है। हाँ, तो यहाँ की नदियां भी पश्चिमी घाट की ढलान की वजह से बहुत छोटी और तेज रफ्तार वाली ही होंगी। बिल्कुल। यहाँ आपको नर्मदा या तापी जैसी बड़ी नदियां नहीं मिलेंगी, बल्कि कई छोटी छोटी बरसाती नदियां हैं जो तेजी से अरब सागर में गिर जाती हैं, जैसे पिंजल, जुआरी और मांडवी। और बंदरगाह? लेकिन इस तट की असली पहचान, जैसा हमने पहले बात की, इसके बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाह हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई
इसी तट पर है। और नाहवा शेवा भी। हाँ, गोवा का मार्मुगांव पोर्ट और मुंबई के पास ही बना आधुनिक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे नाहवा शेवा भी कहते हैं, वो भी यही है। और गोवा से आगे कर्नाटक के मंगलौर तक पहुंचते ही तट का नाम बदलकर कन्नड़ तट या केंद्रा तट हो जाता है। और मैंने पढ़ा है कि ये पश्चिमी तट का सबसे संकरा हिस्सा है। जी हाँ, इसकी चौड़ाई कहीं कहीं तो सिर्फ 8 किलोमीटर रह जाती है। बस 8 किलोमीटर? हाँ, लेकिन संकरा होने के बावजूद ये इलाका बहुत खास है। यहीं पर शरावती नदी भारत का मशहूर जोग जलप्रपात बनाती है और ये पूरा क्षेत्र अपनी बागानी फसलों के लिए भी जाना जाता है। बागानी फसलें मतलब यहाँ के बागानों में काजू, सुपारी, कॉफी और काली मिर्च की जबरदस्त खेती होती है। अच्छा, और अब हम पश्चिमी तट के सबसे दक्षिणी हिस्से में पहुंच गए हैं, मंगलौर से कन्याकुमारी तक फैला मालाबार तट, जो मुख्य रूप से केरल में है। केरल का जिक्र आते ही बैकवाटर्स या कयाल की तस्वीरें जहन में आती हैं। ये दिखने में तो झीलों जैसी लगती हैं, पर ये बनती कैसे हैं? और ये सिर्फ केरल में ही इतनी ज्यादा क्यों मिलती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। कयाल असल में लगून या पश्च जल ही है। लगून होता क्या है कि समुद्र की लहरें अपने साथ रेत लाकर तट के समानांतर एक दीवार सी बना देती हैं। इस दीवार और जमीन के बीच में समुद्र का पानी फंस जाता है, जिससे खारे पानी की एक लंबी झील बन जाती है। अच्छा, इन्हें ही केरल में कयाल कहते हैं। केरल की वेमनाड और अष्टमुडी झीलें इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। और इन्हीं कयालों में वो मशहूर बोट रेस भी होती है। हाँ, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। आप कल्पना कीजिए, 100 फुट से भी लंबी सांप जैसी पतली नाव, जिसे स्नेक बोट कहते हैं। हाँ, स्नेक बोट। उस पर 100 लोग एक साथ पूरी ताकत से चप्पू चला रहे हैं और हजारों लोग किनारे पे शोर मचा लें। ये सिर्फ एक रेस नहीं, बल्कि केरल की संस्कृति और सामुदायिक भावना का एक अद्भुत नजारा है। वाह, मालाबार तट की एक और खासियत यहाँ मिलने वाली मोनोजाइट रेत है, जो थोरियम का स्रोत है ना? बिल्कुल, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, चीन का बड़ा शिपयार्ड भी इसी तट पर है, जिसे जापान की मदद से बनाया गया था। तो ये थी पश्चिमी तट की कहानी। अब अगर हम प्रायद्वीप के दूसरी तरफ चलें और बंगाल की खाड़ी के किनारे पहुंचें, तो हमें एक बिल्कुल अलग ही नजारा देखने को मिलता है। पूर्वी तट की शख्सियत इससे एकदम जुदा है। एकदम जुदा। हाँ, और इसका मुख्य कारण है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का झुकाव। ये पठार पश्चिम में ऊंचा और पूरब में नीचा है। अच्छा, इसी झुकाव के कारण महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी ज्यादातर बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। अच्छा, तो लंबा रास्ता तय करने की वजह से ये अपने साथ बहुत ज्यादा मिट्टी गाद लेकर आती होंगी और बड़े बड़े डेल्टा बनाती होंगी। बिल्कुल, और इन्हीं विशाल डेल्टाओं के आपस में मिल जाने से पूर्वी तटीय मैदान इतना चौड़ा हो गया है। मतलब ये पश्चिमी तट के उलट इमर्जेंट तट है। एकदम सही, यह एक उभरता हुआ तट है, इसीलिए ये कम कटा फटा है और यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह भी कम है। तो चलिए इस चौड़े और उपजाऊ मैदान की यात्रा शुरू करते हैं। उत्तर में सबसे पहले ओडिशा का उत्कल तट आता है। हाँ, जो स्वर्णरेखा नदी से महानदी डेल्टा तक फैला है। इस तट की सबसे बड़ी पहचान है चिल्का झील। चिल्का झील यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लागून झील है। सर्दियों में यहाँ साइबेरिया से हजारों मील का सफर तय करके प्रवासी पक्षी आते हैं, जो एक अद्भुत नजारा होता है। और यहाँ की रणनीतिक अहमियत भी तो है। पारादीप जैसा बड़ा बंदरगाह यही है और शायद मिसाइल टेस्टिंग भी इसी तट पर होती है। जी, यहीं पर अब्दुल कलाम द्वीप है, जिसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। ओ हाँ, व्हीलर द्वीप। ये डीआरडीओ का मुख्य मिसाइल परीक्षण केंद्र है। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन यहीं से करता है। तो एक तरफ प्रकृति तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी। उत्कल तट से दक्षिण में चलें तो आंध्र तक आता है, जिसे उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। हाँ, इसका विस्तार चिल्का झील से पुलिकट झील तक है। इस तट पर भी दो बड़ी झीलें हैं, कोलेरू जो मीठे पानी की है और पुलिकट जो एक लगून है। सही कहा, लेकिन इस तट का असली हीरा है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये भारत के सबसे गहरे बंदरगाहों में से एक है और प्राकृतिक रूप से बहुत सुरक्षित है। वो डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी की वजह से ना? बिल्कुल, समुद्र से उठी एक विशाल पहाड़ी जो किसी डॉल्फिन की नाक जैसी दिखती है, इस बंदरगाह को सीधे समुद्री तूफानों से बचाती है।
ये प्रकृति का एक बेहतरीन तोहफा है। और इसी तट पर एक और तकनीकी चमत्कार है, श्रीहरिकोटा द्वीप। इसरो का लॉन्च पैड, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, पर रॉकेट लॉन्च के लिए यही जगह क्यों चुनी गई? इसके भी भौगोलिक कारण है। एक तो ये भूमध्य रेखा के करीब है, जिससे रॉकेट को पृथ्वी के घूर्णन का फायदा मिलता है और ईंधन बचता है। अच्छा। दूसरा, यहाँ से लॉन्च पूर्व दिशा में यानी समुद्र के ऊपर किया जाता है, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो तो मलबा आबादी वाले इलाके में न गिरे। क्या बात है। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, पूर्वी तट का सबसे दक्षिणी हिस्सा, कोरोमंडल तट। ये पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक, ज्यादा तक तमिलनाडु में फैला है। और ये तट अपनी उपजाऊ जमीन के लिए मशहूर है। कावेरी नदी के विशाल डेल्टा के कारण इस क्षेत्र को दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। एक मिनट, मैंने पढ़ा है कि कोरोमंडल तट पर बारिश का पैटर्न बाकी भारत से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश नहीं होती, बल्कि लौटते हुए मानसून से होती है। ये कैसे होता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प मौसमी घटना है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून देश के बाकी हिस्सों में बारिश करता है, तो ये तट रेन शैडो यानी वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा, मतलब वहाँ बारिश नहीं होती? नहीं, लेकिन जब मानसून अक्टूबर-नवंबर में वापस लौटता है, तो बंगाल की खाड़ी से नमी उठाकर उत्तर पूर्वी हवाओं के रूप में इस तट से टकराता है और जबरदस्त बारिश करता है। मतलब जब बाकी भारत में मौसम सूख रहा होता है, तब यहाँ बाढ़ के हालात होते हैं। बिल्कुल, ये वाकई अनोखी बात है। और बंदरगाहों के मामले में भी ये तट पीछे नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। चेन्नई, जो मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, लेकिन ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम मतलब इंसानों ने बनाया है? जी। इसके अलावा इन्नौर, जिसे अब कामराजा पोर्ट कहते हैं, और दक्षिण में तूतीकोरन, जिसका आधिकारिक नाम वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। ये तीनों बंदरगाह इस तट को पूर्वी एशिया से व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भारत के द्वीप। जी, द्वीप मतलब जमीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। हाँ, और भारत में आप मानिए लगभग 1256 द्वीप हैं। 1200 से भी ज्यादा। हाँ, लेकिन इन्हें हम मुख्य रूप से 3 भागों में पढ़ सकते हैं: अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और फिर कुछ और जरूरी द्वीप। अच्छा, और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये तो एक आर्क की तरह फैला हुआ है। भूगोल में इसे आर्कीपेलागो भी कहते हैं ना? बिल्कुल, आर्कीपेलागो। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ठीक है। तो अंडमान को समझने के लिए इसे भी कई हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, इसे हम 4 मुख्य भागों में देखते हैं। सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, फिर आता है मध्य अंडमान, उसके नीचे दक्षिणी अंडमान और सबसे आखिर में एक छोटा सा द्वीप है लिटिल अंडमान। अच्छा, और मैंने सुना है कि हमारे उत्तरी अंडमान के ठीक ऊपर म्यांमार का कोको द्वीप है। जी बिल्कुल, और इन दोनों के बीच जो समुद्री रास्ता है उसे कोको चैनल कहते हैं। कोको चैनल। हाँ, ये चैनल उत्तरी अंडमान के लैंडफॉल द्वीप को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। एक तरह की समुद्री सीमा है ये। और उत्तरी अंडमान में ही पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, सैडल पीक। सही, सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। 732 मीटर। और यहीं पर एक ज्वालामुखी भी है, नारकोडम द्वीप। हाँ, नारकोंडम द्वीप, पर वो एक सुप्त ज्वालामुखी है, मतलब सोया हुआ। सोया हुआ। तो क्या कोई जागा हुआ, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी भी है भारत में? है, और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। बैरन द्वीप, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र? हाँ, और ये मध्य अंडमान के पास है। वैसे मध्य अंडमान की अपनी भी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट डिओवोली। अच्छा, अब आते हैं दक्षिणी अंडमान पर। राजधानी पोर्ट ब्लेयर तो यही है। जी, पोर्ट ब्लेयर, जिसका एक नया नाम भी अब चर्चा में है, श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। और यहाँ कुछ द्वीपों के नाम बदले गए हैं, जो मुझे लगता है परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। 3 द्वीप हैं। पहला रॉस द्वीप, जिसका नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। नेताजी के नाम पर? जी। दूसरा है नील द्वीप, जिसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। और तीसरा हैवलॉक द्वीप, अब स्वराज द्वीप हो गया है। शहीद और स्वराज, ये नाम नेताजी ने ही दिए थे ना? बिल्कुल, 1943 में। तो ये एक तरह से उस ऐतिहासिक पल को सम्मान देना है। समझ गई। अच्छा, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच भी तो एक समुद्री रास्ता है। हाँ, डंकन पास,
ये भी काफी पूछा जाता है। डंकन पास और फिर अंडमान के बाद निकोबार शुरू होता है। हम्म। तो इन दोनों द्वीप समूहों को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। जी, ये चैनल लिटिल अंडमान और निकोबार के पहले द्वीप यानी कार निकोबार के बीच में है। तो 10 डिग्री अक्षांश रेखा। बिल्कुल। निकोबार को भी क्या इसी तरह भागों में बांटा गया है? हाँ, इसे भी 3 हिस्सों में देखते हैं। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है। और यहीं पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भी है। इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे। जी, वही भारत का अंतिम छोर। चलिए अब लक्षद्वीप देखते हैं। जी। द्वीप समूह ये तो अरब सागर में है। हाँ, बंगाल की खाड़ी से दूसरी तरफ। और इनकी सबसे खास बात पता है क्या है? क्या? इनका निर्माण ये हिमालय या ज्वालामुखी से नहीं बने, बल्कि प्रवाल भित्तियों मतलब कोरल रीफ से बने हैं। कोरल रीफ से मतलब समुद्री जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट के ढांचे से? बिल्कुल, ये प्रकृति का एक अजूबा है। तो लक्षद्वीप में करीब 36 द्वीप हैं। और इसे भी समूहों में बांटा गया है। जी, 3 मुख्य समूह हैं। सबसे उत्तर में अमिनी दीवी, बीच में लक्कादीव और दक्षिण में मिनिकॉय। अच्छा, यहाँ परीक्षा के हिसाब से कौन से द्वीप सबसे जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो कवरत्ती, जो लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरत्ती। फिर अगाती, जहां लक्षद्वीप का एकमात्र एयरपोर्ट है। तो मतलब एंट्री पॉइंट यही हुआ। हाँ। फिर है एंड्रॉट, जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और बिट्रा, जो यहाँ का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है। सबसे बड़ा एंड्रॉट और सबसे छोटा बिट्रा। यहाँ भी चैनलों से जुड़े सवाल आते होंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ 2 प्रमुख चैनल हैं। एक है 9 डिग्री चैनल, जो मिनिकॉय द्वीप को बाकी लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को बाकी द्वीपों से? जी। और दूसरा है 8 डिग्री चैनल, जो मिनिकॉय द्वीप को मालदीव देश से अलग करता है। ओहो, तो ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। बिल्कुल, 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है। भारत के कुछ और भी महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो नदियों में या तटों के पास बने हैं। हाँ, सबसे पहले नदी द्वीपों की बात करते हैं। इसमें पहला और सबसे प्रसिद्ध है माजुली द्वीप। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। जी। और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इतना ही नहीं, इसे भारत का पहला द्वीप जिला भी घोषित किया गया है। एक पूरा जिला एक द्वीप पर? हाँ। दूसरा है मानधाता द्वीप। ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है और इसका आकार ओम जैसा है ना? बिल्कुल। और प्रसिद्ध ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर इसी द्वीप पर हैं। अब जरा अरब सागर के तट पर कुछ द्वीपों को देखते हैं। ठीक है, इसमें सालसेट द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में। सालसेट द्वीप, इसी पर तो मुंबई और ठाणे बसे हैं। सही पकड़ा। भारत के 2 इतने बड़े शहर एक द्वीप पर हैं। और गोवा में? गोवा में तिसवाड़ी द्वीप है, जिस पर गोवा की राजधानी पणजी बसी है। पणजी। अच्छा, अब बंगाल की खाड़ी की तरफ चलते हैं। व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, ये ओडिशा तट पर है। और ये भारत का प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है। जी, हमारी सारी मिसाइलें यहीं से टेस्ट होती हैं। और फिर आता है श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश के तट पर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। हाँ, यहीं से तो हमारे सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। बिल्कुल, चंद्रयान, मंगलयान सब यहीं से। अच्छा, एक और द्वीप है पंबन द्वीप, जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में है। हाँ, पंबन द्वीप, इसी को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। रामेश्वरम द्वीप। और इसका जो सबसे दक्षिणी छोर है वो है धनुषकोडी। धनुषकोडी, जिसे राम सेतु का शुरुआती बिंदु माना जाता है। जी बिल्कुल, यहीं से राम सेतु की शुरुआत होती है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, भारतीय मरुस्थल। सबसे पहले ये समझते हैं कि मरुस्थल या रेगिस्तान का असल में मतलब क्या होता है। आमतौर पर तो बस रेत की टीले ही दिमाग में आते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन अगर हम तकनीकी तौर पर देखें तो कोई भी ऐसा सूखा या अर्ध सूखा इलाका जहां साल भर में 25 सेंटीमीटर या कह लीजिए 10 इंच से कम बारिश होती है, उसे रेगिस्तान कहा जाता है। अच्छा, तो मतलब सूखापन इसकी असली पहचान है, रेत होना जरूरी नहीं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि भारत में सिर्फ एक तरह का नहीं, बल्कि उत्पत्ति के आधार पर देखें तो 3 अलग अलग तरह के मरुस्थल हैं। जी हाँ, और तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पहला है गर्म और शुष्क रेगिस्तान, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है थार मरुस्थल। दूसरा है ठंडा रेगिस्तान, जैसे कि लद्दाख। और तीसरा है अर्ध शुष्क तटीय नमक दलदल,
यानी कच्छ का रण। तो चलिए सबसे पहले भारत के सबसे मशहूर रेगिस्तान थार मरुस्थल से ही शुरू करते हैं। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। जी, और ये बहुत विशाल है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर? हाँ, और इसका करीब 85% हिस्सा भारत में है और बाकी 15% पाकिस्तान में, जहां उसे चोलिस्तान मरुस्थल कहते हैं। अच्छा, और भारत में ये कहाँ तक फैला हुआ है? क्या ये सिर्फ राजस्थान में ही है? नहीं, इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 60% वो तो राजस्थान में ही है, लेकिन ये गुजरात के कच्छ, दक्षिणी पंजाब और उत्तर पश्चिमी हरियाणा तक भी फैला हुआ है। तो इसकी सीमाएं भी काफी दिलचस्प होंगी। बहुत। इसके पश्चिम में सिंधु नदी बहती है, पूर्व में अरावली की पूरी पर्वतमाला है और दक्षिण में कच्छ का रण इससे लगता है। यहाँ की जलवायु के बारे में अगर बात करें तो वो कितनी खतरनाक होती है? यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है। बारिश तो जैसा हमने कहा बहुत ही कम होती है, सिर्फ 10 से 25 सेंटीमीटर सालाना। और तापमान? तापमान में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। गर्मियों में ये 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 50 डिग्री? जी, और सर्दियों में रातें उतनी ही ठंडी हो जाती हैं, तापमान 5 डिग्री तक भी गिर जाता है। और मैंने लू के बारे में सुना है, वो गर्म हवाएं और धूल भरी आंधियां भी तो यहीं चलती हैं। हाँ, लू तो बहुत आम है और कभी कभी तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधियां भी चलती हैं। ऐसे सूखे माहौल में पानी का क्या स्रोत है? क्या यहाँ कोई नदी है? यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है। वो अरावली से निकलती है लेकिन समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, तो फिर वो जाती कहाँ है? वो कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है, मतलब रेगिस्तान में ही खो जाती है। इसीलिए इसे अंतर्देशीय जल निकासी वाली नदी कहते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और झीलों का क्या? यहाँ की ज्यादातर झीलें खारे पानी की हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में प्लाया कहा जाता है। प्लाया? हाँ, सांभर झील और लून करनसर झील इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। थार में हवा से रेत की अलग अलग आकृतियां भी तो बनती हैं, जो मैंने सुना है परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हवा यहाँ एक मूर्तिकार की तरह काम करती है। जैसे बरखान होते हैं जो आधे चांद के आकार के रेत के टीले होते हैं, अर्धचंद्राकार। जी। फिर अनुदैर्ध्य टीले होते हैं जो हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं, और एक सीफ भी होता है जो लंबी और संकरी रेत की लकीरों जैसा दिखता है। वाह! अब यहाँ किस तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं? यहाँ जीरोफाइटिक या मरुद्भिद वनस्पतियां मिलती हैं, मतलब वो पौधे जो बहुत कम पानी में जिंदा रह सकते हैं। जैसे खेजड़ी जो राजस्थान का राज्य वृक्ष की है, बबूल है, कैक्टस है। और वन्य जीवों में आपको भारतीय जंगली गधा मिलेगा, ब्लैक बक मिलेगा, और एक बहुत खास पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी यहीं पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो बहुत संकटग्रस्त प्रजाति है ना? हाँ, ये अत्यधिक संकटग्रस्त पक्षी है और थार इसका एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। यहाँ की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के बारे में भी कुछ बातें जाननी जरूरी हैं। जी, ये बात थार को बहुत अनोखा बनाती है। ये दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। सबसे ज्यादा? हाँ, यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 83 व्यक्ति रहते हैं। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन, ऊन उत्पादन और खनिजों पर निर्भर है। खनिज? रेत के नीचे? बिल्कुल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जिप्सम जैसे खनिज यहाँ पाए जाते हैं। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जिक्र करना भी जरूरी है। उसे तो थार की जीवन रेखा कहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। उस नहर ने इस क्षेत्र में सिंचाई और बसावट को संभव बनाया है, जिससे यहाँ की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। तो थार की इस भीषण गर्मी को समझने के बाद अब अगला अध्याय देखते हैं, लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान। जी, ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है। ये महान हिमालय के भी पार है, जिसे हम ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहते हैं। और इसे ठंडा रेगिस्तान क्यों कहते हैं? सूखा तो है, पर बारिश क्यों नहीं होती यहाँ? इसका कारण है हिमालय की ऊंचाई। लद्दाख जो है वो हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया में आता है। वृष्टि छाया क्षेत्र, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब मानसूनी हवाएं आती हैं तो हिमालय एक दीवार की तरह उन्हें रोक लेता है। सारी बारिश वो हिमालय के इस पार ही कर देती हैं। जब तक हवाएं हिमालय पार करके लद्दाख पहुंचती हैं, वो पूरी तरह सूखी हो चुकी होती हैं। अच्छा, तो हिमालय ही इसे सूखा रखता है। यहाँ की मुख्य भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? यहाँ आपको पेंगोंग सो और त्सो मोरारी जैसी बहुत खूबसूरत
लेकिन खारे पानी की झीलें मिलेंगी। और सियाचिन ग्लेशियर भी तो यही है। हाँ, सियाचिन जैसा विशाल ग्लेशियर भी इसी ठंडे रेगिस्तान का हिस्सा है। एक और खास बात है कि यहाँ हवा बहुत पतली होती है, जिसके कारण सूर्य की ऊष्मा बहुत ज्यादा तीव्र महसूस होती है। यहाँ कौन से जीव जंतु मिलते हैं जो इस ठंड को झेल सकें? यहाँ के जीव जंतु भी बहुत खास हैं। आपको याक मिलेंगे, बर्फीला तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड मिलेगा। स्नो लेपर्ड? जी, और जंगली भेड़ और तिब्बती एंटीलोप जिसे चिरू भी कहते हैं, वो भी यहीं पाए जाते हैं। यहाँ की संस्कृति भी बहुत अलग है, बहुत अलग। यहाँ चांगपा नाम की एक जनजाति रहती है जो पश्मीना बकरियों का पालन करती है। अच्छा, जिनसे वो मशहूर पश्मीना ऊन मिलता है। बिल्कुल। और ये भी जानना जरूरी है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, वो भी यहीं लद्दाख में ही स्थित है। तो गर्म रेगिस्तान हो गया, ठंडा रेगिस्तान हो गया। अब हमारा अध्याय है कच्छ का रण, जो गुजरात में है। ये एक बहुत ही अनोखा भौगोलिक क्षेत्र है। हाँ, इसे तकनीकी रूप से पूर्ण रेगिस्तान नहीं माना जाता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा शुष्क और कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो फिर ये है क्या? ये एक ज्वारीय मड फ्लैट है। आसान भाषा में कहें तो ये एक दलदली जमीन है जो कभी अरब सागर का हिस्सा हुआ करती थी। अच्छा, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? शुष्क मौसम में यहाँ का पानी पूरी तरह सूख जाता है और पीछे रह जाती है नमक की एक सफेद परत। मतलब एक सफेद रेगिस्तान? बिल्कुल, मीलों तक फैली एक सफेद चादर। और इसीलिए ये क्षेत्र भारत में नमक उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वन्य जीवन के लिहाज से ये जगह कैसी है? आपको हैरानी होगी कि ये बंजर दिखने वाली जगह जीवन से भरपूर है। कच्छ का रण भारतीय जंगली गधा अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय जंगली गधा? हाँ, और ये जंगली गधों का दुनिया में एकमात्र निवास स्थान है। वाह! इसके अलावा यहाँ राजहंस यानी फ्लेमिंगो लाखों की संख्या में आते हैं और कई दूसरे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, दर्रे। तो शुरुआत देश के सबसे ऊपरी हिस्से से करते हैं। बिल्कुल। और जब लद्दाख की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है काराकोरम दर्रा। काराकोरम? हाँ, ये लद्दाख को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। और मतलब सालों तक हम सब यही पढ़ते आए हैं एनसीईआरटी में कि ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। हाँ, लगभग 5540 मीटर की ऊंचाई। ये आंकड़ा तो जैसे याद ही हो गया था। सही कहा, पर अब इसमें एक अपडेट है और वो बहुत जरूरी है। अच्छा? जी, नए आंकड़ों के हिसाब से अब भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला? जी, ये भी लद्दाख में ही है। हाँ, ये भी लद्दाख में है और इसकी ऊंचाई आप मानिए लगभग 5800 मीटर के करीब है। अरे वाह! और सिर्फ यही नहीं, इसके नाम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। वो क्या? दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क होने का, मतलब मोटरेबल रोड। ये तो कमाल की बात है। और इसे बनाया किसने होगा? ये तो बहुत मुश्किल काम रहा होगा। इसे बनाया है हमारे सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने। वो कमाल का काम करते हैं ऐसे मुश्किल इलाकों में। वाकई। अच्छा, ये तो हुई ऊंचाई की बात, पर कुछ दर्रे अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं, जैसे बुर्जिल दर्रा। बिल्कुल, बुर्जिल दर्रा या बुर्जिला दर्रा ये जम्मू और कश्मीर में है। और ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है ना? ये श्रीनगर को गिलगित से, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का हिस्सा है। और एक और बहुत जरूरी दर्रा है जोजिला। हाँ, जोजिला, ये तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। ये कश्मीर घाटी को मतलब श्रीनगर को सीधा लेह से जोड़ता है। अच्छा, इसीलिए इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। बिल्कुल, ये जास्कर श्रेणी में है और सर्दियों में ये बंद हो जाता है भारी बर्फबारी की वजह से। मतलब ये दर्रे असल में किसी भी जगह की लाइफलाइन होते हैं। एकदम सही। और इसी का एक और उदाहरण है बनिहाल दर्रा, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जी। और ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। और सबसे खास बात, हमारी जो प्रसिद्ध जवाहर सुरंग है वो इसी दर्रे पर है। अच्छा, जवाहर सुरंग यही है? इसी वजह से अब जम्मू श्रीनगर हाईवे लगभग पूरे साल खुला रहता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात। चलिए अब हिमाचल प्रदेश के दर्रों पर आते हैं। जी। यहाँ सबसे पहला नाम आता है शिवकिला दर्रे का। हाँ, शिवकिला, ये भी जास्कर श्रेणी में है और ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। पर इसकी एक और बहुत बड़ी खासियत है जहाँ तक मुझे याद है। जी, और वो ये है कि सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिल्कुल। अच्छा, और रोहतांग दर्रा, इसका नाम तो लगभग हर किसी ने सुना है। हाँ, वो तो है। मनाली ले जाने वालों का तो ये पसंदीदा रास्ता है। ये पीर पंजाल श्रेणी में है। और ये कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। जी,
और अब तो यहाँ अटल सुरंग बन गई है, जिसे पहले रोहतांग सुरंग कहते थे। हाँ, उसकी वजह से तो अब लाहौल स्पीति का संपर्क साल भर बना रहता है। वरना पहले तो 6-7 महीने के लिए वो इलाका पूरी दुनिया से कट जाता था। सोचकर ही मुश्किल लगता है। बिल्कुल। फिर एक और अहम दर्रा है बारालाचा दर्रा। बारेलाचा। हाँ, ये हिमाचल के लाहौल को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। ये भी जास्कर श्रेणी में ही है। तो ये तीनों दर्रे मतलब बहुत ही अहम है हिमाचल के लिए। जी। अब हिमाचल से थोड़ा और पूर्व की ओर चलते हैं, उत्तराखंड की तरफ। यहाँ के दर्रों का नाम आते ही तीर्थ यात्रा का ख्याल आता है। सही कहा आपने। यहाँ के दर्रे जैसे माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेक, ये सब उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। माना दर्रा तो बद्रीनाथ के पास है शायद। जी बिल्कुल। तीर्थयात्री और व्यापारी इसी रास्ते से तिब्बत जाते थे। और नीति दर्रा? नीति दर्रा कुमाऊं क्षेत्र में है। जी। ये भी तिब्बत को जोड़ता है और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और तीसरा आपने बताया लिपू लेक। इसका नाम तो हाल में कुछ विवादों में भी रहा है। हाँ, लिपू लेक दर्रा है, ये भी कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। पर भारत और नेपाल के बीच इसको लेकर कुछ सीमा विवाद रहा है। ये एक संवेदनशील मुद्दा है। जी। तो हिमालय के इस हिस्से से अब हम भारत के उत्तर पूर्वी कोने की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। उत्तर पूर्वी राज्यों के दर्रे। यहाँ तो माहौल एकदम बदल जाता है। शुरुआत सिक्किम से करते हैं। सिक्किम में 2 दर्रे बहुत अहम हैं। एक है नाथुला दर्रा। नाथुला, इसका नाम तो 1962 की लड़ाई के संदर्भ में बहुत सुना है। हाँ, इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये सिक्किम को तिब्बत की चुंबी घाटी से जोड़ता है। और दूसरा है जेलेपला दर्रा। ये भी पूर्वी सिक्किम में है और सिक्किम को तिब्बत से ही जोड़ता है। ये दोनों ही भारत चीन व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, आप सिक्किम से और पूर्व में चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में भी कई दर्रे हैं, जैसे बोमडिला दर्रा। बोमडिला। हाँ, ये तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। और एक और दर्रा है जिसका जिक्र बहुत होता है, यंगयाप दर्रा। वो क्यों इतना खास है? वो इसलिए खास है क्योंकि हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में इसी दर्रे के पास से प्रवेश करती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही रोचक तथ्य है। जी। इसके अलावा दिफू और लिखापानी दर्रे भी अरुणाचल में ही हैं। और अगर अरुणाचल से थोड़ा दक्षिण में देखें तो मणिपुर आता है। हाँ, और मणिपुर में है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा। ये भारत को किससे जोड़ता है? ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल को हमारे पूर्वी पड़ोसी म्यांमार से जोड़ता है। तो ये तो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी बहुत जरूरी हुआ। बिल्कुल। ये भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जमीनी रास्ते से जोड़ने की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ये तो हुई उत्तर भारत और उत्तर पूर्व की बात, लेकिन दर्रे सिर्फ हिमालय में तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। यहाँ के दर्रे हिमालय के दर्रों से कैसे अलग हैं? देखिए, ये उतने ऊंचे नहीं हैं, लेकिन आर्थिक रूप से शायद उतने ही या उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। महाराष्ट्र में 2 प्रमुख दर्रे हैं, थालघाट और भोरघाट। बिल्कुल। थालघाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोरघाट मुंबई को पुणे और फिर आगे चेन्नई से। मतलब आप कह सकती हैं कि ये दोनों दर्रे मुंबई की जीवन रेखाएं हैं। सारा ट्रैफिक इन्हीं से होकर गुजरता है। सही बात है। और महाराष्ट्र से नीचे केरला की तरफ? केरल में 2 दर्रे बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला है पालघाट दर्रा। पालघाट? जी। ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है और इसकी एक खासियत है। क्या? ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है और ये पश्चिमी घाट का सबसे चौड़ा दर्रा है, लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा। ओ, काफी चौड़ा है। जी। कोयम्बटूर और पल्लक्कड़ जैसे बड़े शहर इसी के पास हैं। और दूसरा दर्रा कौन सा है? दूसरा है शेनकोटा दर्रा। शेनकोटा? हाँ, ये केरल के कोलम जिले को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से जोड़ता है। अब अगला चैप्टर देखते हैं भारत की नदियां। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र देखते हैं। बिल्कुल। और जब हम सिंधु की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक नदी की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं इतिहास की, संस्कृति की, भूगोल की। इसकी कहानी शुरू होती है तिब्बत में, कैलाश पर्वत श्रेणी के पास बोखरचू नाम के एक ग्लेशियर से। अच्छा, बोखरचू ग्लेशियर से, और वहां से निकलकर ये भारत में प्रवेश करती है। मुझे लगता है इसकी भारत यात्रा भी काफी रोमांचक है। बहुत ज्यादा। ये लद्दाख में दमचौक के पास से भारत में एंटर होती है और फिर एक कमाल का नजारा बनाती है। ये दुनिया की 2 सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है। लद्दाख और जास्कर के बीच से। और लेह शहर भी तो इसी के किनारे है ना? हाँ बिल्कुल, लेह शहर इसके दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। और सोचिए, उस ऊंचाई पर, उस बर्फीले रेगिस्तान में ये नदी एक जीवन रेखा की तरह है। सही बात है।
अच्छा, इसकी कुल लंबाई तो करीब 2880 किलोमीटर है, हाँ, लेकिन भारत में ये कितना सफर तय करती है? भारत में इसका जो बहाव क्षेत्र है वो लगभग 1114 किलोमीटर का है। दमचौक से घुसने के बाद ये चिल्लास नाम की जगह से पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो अब इसकी सहायक नदियों को समझते हैं। हाँ अक्सर लोग दाएं तट और बाएं तट में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ इसका एक आसान तरीका है ना, हाँ कि अगर हम नदी के बहाव की दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं, तो हमारे दाईं ओर से जो नदियां मिलेंगी वो दाएं तट की, हाँ और बाईं ओर से मिलने वाली बाएं तट की सहायक नदियां हुई। आपने बिल्कुल सही और मतलब बहुत सरल तरीके से समझाया। हाँ, तो इसी हिसाब से देखें तो सिंधु के दाएं तट की सहायक नदियां हैं श्योक, नुब्रा, गिलगित, और फिर पश्चिम से काबुल, कुर्रम और गोमल जैसी नदियां भी आकर मिलती हैं। और बाएं तट की नदियां, यहीं पर तो वो पंचनद वाली बात आती है। सही कहा। हाँ, और यही इस नदी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बाएं तट से 5 बड़ी और ऐतिहासिक नदियां आकर सिंधु में मिलती हैं, जिन्हें हम सब पंचनद के नाम से जानते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लिया जाता है। बिल्कुल, ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। उत्तर से शुरू करें तो ये हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये पांचों मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट नाम की जगह पर सिंधु नदी से मिल जाती हैं। चलिए, तो फिर इन पांचों पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहले झेलम। झेलम का उद्गम होता है कश्मीर की खूबसूरत वेरीनाग झील से। श्रीनगर शहर इसी के बीच से होकर गुजरती है और इस पर तुलबुल परियोजना बनी हुई है। इसकी एक बहुत जरूरी सहायक नदी है किशनगंगा। झेलम के बाद आती है चिनाब। चिनाब, हाँ, ये असल में 2 धाराओं से मिलकर बनती है, चंद्रा और भागा। ये दोनों हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है, इसीलिए इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। अच्छा, चंद्रभागा। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है कि पानी की मात्रा के हिसाब से चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी, तो इसका मतलब इस पे ऊर्जा पैदा करने की भी काफी संभावनाएं होंगी। बहुत ज्यादा, और इसीलिए इस पर भारत के कुछ बहुत महत्वपूर्ण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने हैं। दुलहस्ती, बगलीहार और सलाल परियोजनाएं, ये सब इसी नदी पर हैं। चिनाब के बाद क्रम में अगली नदी है रावी। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है। इस पर बना प्रसिद्ध रणजीत सागर बांध, जिसे थीन बांध भी कहते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है। और एक मजेदार तथ्य ये है कि पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है वो इसी रावी नदी के तट पर बसा है। अब आती है ब्यास। मुझे याद है कि इन 5 नदियों में से ब्यास की एक खास बात यह है कि वो पाकिस्तान नहीं जाती। एकदम सही पकड़ा आपने। ब्यास सिंधु तंत्र की एकमात्र ऐसी बड़ी नदी है जो पूरी तरह से भारत में ही बहती है। ये रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है और पंजाब में आकर सतलुज नदी में मिल जाती है। इसका मुहाना भी भारत में ही है। अच्छा, तो इसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है? दोनों भारत में। और इस पर पोंग बांध बना है, जिसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। और अब पंचनद की आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण नदी सतलुज। सतलुज का स्रोत भारत में नहीं बल्कि तिब्बत में मानसरोवर के पास राकसताल झील में है। ये एक बहुत लंबा सफर तय करके शिपकीला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक भाखड़ा नांगल इसी पर बना है ना? जी बिल्कुल। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना इसी नदी पर है। और जहाँ ये ब्यास नदी से मिलती है उसे हरि के बैराज कहते हैं। हाँ, उस संगम को हरि के बैराज कहते हैं। और यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों तक पानी पहुंचाती है। अच्छा, जब 2 देश एक ही नदी प्रणाली को साझा कर रहे हैं तो पानी के बंटवारे को लेकर कोई समझौता भी होगा। सिंधु जल समझौता, ये क्या है? ये एक ऐतिहासिक समझौता है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके तहत जो पश्चिमी नदियां हैं यानी सिंधु, झेलम और चिनाब, उनके 80% पानी के इस्तेमाल का हक पाकिस्तान को दिया गया। और पूर्वी नदियां भारत के हिस्से में आएंगी? हाँ, पूर्वी नदियां यानी रावी, ब्यास और सतलज के 80% पानी के उपयोग का अधिकार भारत को मिला। ये समझौता इतने तनाव के बावजूद आज भी कायम है। तो ये थी सिंधु और उसकी सहायक नदियों की कहानी। अब भारत के नक्शे पर बिल्कुल दूसरी तरफ पूर्वी छोर पर देखें तो वहां भी तिब्बत से ही एक और विशाल नदी जन्म लेती है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र
इसका स्रोत भी कैलाश श्रेणी के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। हालांकि कुछ नए शोध इसका स्रोत आंगसी ग्लेशियर को भी मानते हैं। पर जो बात इसे सबसे अनोखा बनाती है वो है इसके अलग अलग नाम। हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है, एक ही नदी के इतने सारे नाम कैसे? क्योंकि ये अलग अलग संस्कृतियों और देशों से होकर गुजरती है। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं। यारलुंग सांगपो। हाँ, फिर ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत के पास से एक यू टर्न लेकर प्रवेश करती है और वहां इसे दिहांग या सियांग कहा जाता है। और फिर असम में पहुंचकर इसे अपना सबसे प्रसिद्ध नाम ब्रह्मपुत्र मिलता है। बिल्कुल, असम के मैदानी इलाकों में आकर ये बहुत चौड़ी और विशाल हो जाती है और यहीं पर ये नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। मतलब एक नदी के बीच में इतना बड़ा द्वीप कि उसे पूरा जिला बनाना पड़ा। जी, माजुली अब असम का एक जिला है। इसी नदी पर भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बोगीबिल ब्रिज भी बना है और इसकी सहायक नदी लोहित पर भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु भी बना है। और बांग्लादेश में इसका नाम फिर बदल जाता है। हाँ, बांग्लादेश में घुसते ही इसे जमुना कहा जाने लगता है। चलिए इसकी सहायक नदियों की भी बात कर लेते हैं। जरूर। इसके दाएं तट से सुबनसिरी आकर मिलती है जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। मानस और तीस्ता भी प्रमुख हैं और बाएं तट से दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपीली मिलती है। मैंने सुना है कि बाएं तट की नदियों को याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक भी है। हाँ, ये छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसे दिल धक से याद रखते हैं। दी से दिबांग, ल से लोहित, ध से धनसिरी और क से कोपीली। दिल धक, ये तो अच्छा है। अच्छा, इनमें से लोहित और तीस्ता के बारे में कुछ खास बातें हैं, है ना? लोहित को खूनी नदी भी कहते हैं, ऐसा क्यों? लोहित नदी अपने साथ बहुत ज्यादा लाल मिट्टी बहाकर लाती है जिससे इसका पानी लाल रंग का दिखता है, इसीलिए इसे खूनी नदी का उपनाम दिया गया है। और तीस्ता नदी की कहानी तो और भी दिलचस्प है। कहते हैं इसने अपना रास्ता ही बदल लिया था। ये एक बहुत ही असाधारण भौगोलिक घटना है। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और पहले ये गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। गंगा की? हाँ, गंगा की। लेकिन 1787 में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई और शायद भूकंप भी। उसके कारण इसने अपना मुख्य मार्ग पूरी तरह से बदल लिया और पूर्व की ओर मुड़कर ब्रह्मपुत्र में मिलने लगी। एक मिनट, मतलब एक पूरी नदी ने अपना रास्ता बदलकर दूसरी बड़ी नदी प्रणाली का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। एक बाढ़ ने पूरे क्षेत्र का ड्रेनेज पैटर्न ही बदल दिया। आज तीस्ता ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी। चलिए देखते हैं गंगा नदी। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातों पर नजर डालते हैं। गंगा, ये तो हम सब जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? जी, इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर्स और ये सिर्फ भारत में नहीं, भारत और बांग्लादेश इन दो देशों से होकर गुजरती है। और भारत के अंदर ये कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है ना? हाँ बिल्कुल, 5 राज्य, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, थोड़ा सा हिस्सा झारखंड का और फिर पश्चिम बंगाल। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। एक बात मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगी है, वो ये कि गंगा का पानी लोग कहते हैं कि सालों तक रखने पर भी खराब नहीं होता। इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, ये बहुत ही अनोखी बात है। इसका कारण है एक खास तरह का वायरस। इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज? जी, ये वायरस पानी में जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं ना, हाँ। उनको खत्म कर देता है। अच्छा। तो पानी अपने आप ही शुद्ध बना रहता है। अच्छा, मतलब एक तरह से सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है इसका। बिल्कुल, इसीलिए गंगा को सेल्फ प्यूरिफाइंग यानी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी भी कहा जाता है। और इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा नहीं तो मिला हुआ है ना? जी हाँ, 2008 में। 2008 में, हाँ। 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और एक और मजेदार तथ्य ये है कि गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुआ परिचय। चलिए अब जरा इसके उद्गम की कहानी में चलते हैं हम। अब अगला चैप्टर देखते हैं, गंगा का उद्गम, पंचप्रयाग का रहस्य। ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। बिल्कुल, वो क्या है कि गंगोत्री से असल में भागीरथी नदी निकलती है। अच्छा, गंगा नहीं, भागीरथी। हाँ, गंगा नदी को 2 मुख्य नदियों भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है और ये संगम होता है देवप्रयाग में।
इसी जगह से इस नदी को गंगा नाम मिलता है। और ये जो अलकनंदा नदी है, ये भी अकेली नहीं आती। इसमें भी कई सहायक नदियां मिलती हैं, और जहां ये मिलती हैं उन्हें प्रयाग कहते हैं। ये पंच प्रयाग, ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। इनको याद रखने का एक तरीका भी है। सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग, यहाँ अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं। धौली गंगा? हाँ, तो कथा के अनुसार गंगा भगवान विष्णु के चरणों की धूल से निकली, तो धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में होता है। वाह, ये तो याद रखने के लिए अच्छा है। और बाकी के प्रयाग? इसके बाद आता है नंद प्रयाग। यहाँ नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। ये तो नाम से ही साफ है, नंद प्रयाग, नंदाकिनी। ठीक है। फिर आता है कर्ण प्रयाग, जहाँ पिंडर नदी मिलती है। इसके बाद है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग, यहाँ मंदाकिनी मिलती है, सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही, यहाँ मंदाकिनी नदी मिलती है। इसकी भी एक कहानी है। शिव जी, जिन्हें रुद्र भी कहते हैं, उन्होंने गंगा के वेग को मंद करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया था। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। और फिर अंत में आता है देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनती हैं। तो देवप्रयाग में गंगा का जन्म हुआ। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, गंगा का सफर और प्रमुख सहायक नदियां। देवप्रयाग के बाद गंगा पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में आती है। हाँ, और वो पहली मैदानी जगह है हरिद्वार। ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है कि गंगा नदी हरिद्वार में पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में घुसने के बाद सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है जिसमें मिलती है? सबसे पहली है रामगंगा। ये कन्नौज में गंगा से मिलती है। कन्नौज जी। और इसके बाद आता है महासंगम, प्रयागराज में। यहाँ यमुना नदी आकर मिलती है, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना, हाँ, इसे कालिंदी नदी भी कहते हैं। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बिल्कुल। यमुना की भी तो अपनी सहायक नदियां हैं, है ना? हाँ, यमुना की 3 बहुत प्रमुख सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा और केन। ये दक्षिण से आती हैं। अच्छा, चंबल नदी तो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। जी, तो ये तीनों नदियां पहले यमुना में मिलती हैं और फिर यमुना इन सब का पानी लेकर प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में एक और नदी है जिसके बारे में सुना है कि वो सीधे मैदानी भाग से ही निकलती है। हाँ, वो है गोमती नदी। ये किसी पहाड़ से नहीं, बल्कि पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है। अच्छा, एक झील से? जी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी गोमती नदी के तट पर है। ये आगे जाकर गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, अब बिहार में प्रवेश करते हैं। वहां तो नेपाल से आने वाली बड़ी बड़ी नदियां मिलती हैं। सही कहा आपने। नेपाल से आने वाली 3 मुख्य नदियां हैं, घाघरा, गंडक और कोसी। घाघरा शारदा कहते हैं। ये छपरा में गंगा से मिलती है। और सोन नदी, वो तो दक्षिण से आती है। हाँ, सोन नदी दक्षिण से, मतलब अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर सीधे पटना में गंगा से मिलती है। अच्छा। इसके बाद गंडक नदी सोनपुर में मिलती है और कोसी नदी कुर्सेला में गंगा से मिलती है। कोसी नदी, ऐसे तो बिहार का शोक भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत ज्यादा बदलती है और इसी वजह से बिहार में हर साल भयानक बाढ़ आती है। अब भारत में गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? वो है महानंदा नदी। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। महानंदा। जी। और इसके बाद पश्चिम बंगाल में फरक्का बराज पर गंगा 2 धाराओं में बट जाती है। एक धारा है हुगली, जो पश्चिम बंगाल में बहती है, और दूसरी मुख्य धारा वो बांग्लादेश चली जाती है, पद्मा नाम से, है ना? बिल्कुल सही, पद्मा नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। और जो कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के तट पर बसा है, गंगा पर नहीं। और दामोदर नदी का क्या? दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर हुगली में मिल जाती है। जैसे कोसी बिहार का शोक है, वैसे ही दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था। चलिए अब गंगा को बांग्लादेश पहुंचाते हैं। अगला चैप्टर है बांग्लादेश में गंगा और सुंदरबन डेल्टा। तो गंगा बांग्लादेश में बन जाती है पद्मा जी, और उधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है उसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। पद्मा और जमुना? हाँ, जब पद्मा यानी गंगा और जमुना यानी ब्रह्मपुत्र मिलते हैं और फिर उसमें मेघना नदी भी आकर मिलती है, तो उस संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। तो अंत में नाम मेघना हो जाता है। और यही मेघना नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। बिल्कुल, सुंदरबन डेल्टा।
डेल्टा असल में तब बनता है जब नदी समुद्र में मिलने से ठीक पहले एकदम धीमी हो जाती है और अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी मतलब अवसाद जमा कर देती है। हाँ, और ये जमाव एक त्रिभुज जैसी आकृति बना लेता है जिसे डेल्टा कहते हैं। समझ गया। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जिसे समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ रटना नहीं। हाँ, और समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों से अलग कैसे हैं। सही। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। बिल्कुल सही कहा। इनका जो पानी का सोर्स है वो मुख्य रूप से बारिश का पानी है। अच्छा, तो जब मॉनसून आता है तब तो इनमें खूब पानी होता है, लेकिन गर्मी आते आते पानी कम हो जाता होगा। बहुत कम। कई नदियां तो पूरी तरह सूख भी जाती हैं। जबकि हिमालय से निकलने वाली नदियां वो तो 12 मासी हैं, उनमें साल भर पानी रहता है। हाँ, क्योंकि उनका सोर्स डबल है, एक तो बारिश का पानी और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर। ग्लेशियर, सही। तो गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो भी इनमें पानी का बहाव बना रहता है। एक तरह का नेचुरल बैलेंस है ये। कमाल है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 2 शब्द हैं जो बार बार आएंगे, प्रायद्वीप और खाड़ी। जी, इन्हें समझ लेना बेहतर होगा। जरूर। प्रायद्वीप मतलब पेनिनसुला, जमीन का वो हिस्सा है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे हमारा दक्षिण भारत। बिल्कुल। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। और खाड़ी इसका ठीक उल्टा हुआ फिर। हाँ, समुद्र का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर काफी दूर तक चला जाए और 3 तरफ से जमीन से घिरा हो, जैसे बंगाल की खाड़ी या खंबात की खाड़ी। ठीक है, ये तो साफ हो गया। तो अब नदियों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं ना? हाँ, एक वो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और दूसरी वो जो अरब सागर में। तो कहाँ से शुरू करें? हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से शुरू करते हैं, उत्तर से दक्षिण के क्रम में चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आती है दामोदर नदी। ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर? इसे तो बंगाल का शोक भी कहते थे शायद। ये आगे जाकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। अच्छा, दामोदर के बाद? उसके बाद है स्वर्ण रेखा नदी। ये रांची के पठार से निकलकर सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। फिर आती हैं वैतरणी और ब्राह्मणी। वैतरणी ओडिशा के क्योंझर पठार से निकलती है। और ब्राह्मणी नदी? वो थोड़ी अलग है। वो दरअसल 2 धाराओं के मिलने से बनती है, शंख और कोयल। 2 धाराओं से? कहाँ मिलती हैं ये? ये दोनों ओडिशा के राउरकेला में मिलती हैं और वहीं से इसका नाम ब्राह्मणी पड़ता है। दिलचस्प है। इसके बाद तो शायद इस इलाके की सबसे बड़ी नदी आती है। बिल्कुल। अब आती है महानदी। ये छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से निकलती है। और इसकी कुछ सहायक नदियों के नाम बड़े मजेदार है, मैंने पढ़ा था। हाँ, तेल नदी और जोंक नदी। तेल और जोक, सही। और ये ओडिशा के कटक शहर के पास अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, अब हम दक्कन के पठार में और अंदर जा रहे हैं, तो अब आएगी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। इसे वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी कहते हैं ना? बिल्कुल। इसकी लंबाई करीबन 1465 किलोमीटर है। ये निकलती है महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से। और इसकी सहायक नदियां भी काफी सारी हैं। बहुत हैं। अगर हम बाईं ओर से देखें तो पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती और शबरी। और दाईं ओर से? दाईं ओर से मिलने वाली मुख्य सहायक नदी सिर्फ एक है, मंजरा। सिर्फ एक? अच्छा। हाँ। गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा। सही। ये निकलती है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से। और एक मशहूर शहर है जो इसकी सहायक नदी के किनारे है। आप हैदराबाद की बात कर रही हैं? हाँ, वो मूसी नदी के तट पर है, जो कृष्णा की ही सहायक नदी है। और कृष्णा की दूसरी सहायक नदियां? बाईं ओर से भीमा और मूसी, और दाईं ओर से कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। ठीक है। कृष्णा के बाद अगली नदी कौन सी है? अगली है पेन्नार नदी। ये कर्नाटक के कोलार से निकलती है। कोलार मतलब जहां सोने की खानें हैं? वही। और अब आती है कावेरी। इसके बारे में मैंने सुना है कि ये बाकी प्रायद्वीपीय नदियों से थोड़ी अलग है। ये अलग ही नहीं, एक तरह से चमत्कार है। चमत्कार? वो कैसे? हमने शुरू में बात की थी कि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, लेकिन कावेरी दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। 1 मिनट, सदाबहार? पर कैसे? इसका स्रोत तो कोई ग्लेशियर नहीं है। इसका राज है भारत के 2 अलग-अलग मॉनसून में। 2 मॉनसून में? हाँ, ये कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है।
तो गर्मियों में जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तब इसे पानी मिल जाता है। बिल्कुल, और सर्दियों में जब उत्तर पूर्वी मानसून मतलब लौटता हुआ मानसून आता है, तब वो तमिलनाडु में बारिश करता है। और कावेरी का निचला हिस्सा तमिलनाडु में है, सही पकड़ा। तो उसे दोनों मानसून से पानी मिलता है और ये साल भर बहती रहती है। बिल्कुल, गोदावरी है दक्षिण गंगा और कावेरी है दक्षिण भारत की गंगा। ये छोटा सा अंतर याद रखना जरूरी है। समझ गई। अब हम पूर्वी तट की यात्रा के लगभग अंत में हैं। हाँ, अब दो छोटी नदियां बची हैं। एक है वैगई नदी तमिलनाडु में, जिसके किनारे मदुरई शहर है, और ये पाक की खाड़ी में गिरती है। सही। और सबसे दक्षिण में है ताम्रपर्णी नदी, जो मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो ये तो हो गई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब चलते हैं अरब सागर की तरफ। हाँ, अब उन नदियों की बात करते हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। इनमें सबसे उत्तर में कौन सी है? लूनी नदी। ये राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है, पर इसकी कहानी थोड़ी अलग है। अलग कैसी? ये समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। क्या मतलब? ये गुजरात के कच्छ के रण में मतलब रेगिस्तान में ही खो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसीलिए इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। ये तो सच में अजीब है। लूनी के बाद इसके बाद आती है साबरमती। ये भी अरावली से ही निकलती है। अहमदाबाद और गांधीनगर शहर इसी के किनारे हैं। और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। हाँ। साबरमती के पास ही एक और नदी है माही, और इसके बारे में एक बहुत ही मशहूर फैक्ट है। हाँ, कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार? ये कैसे होता है? मतलब नदी यू टर्न लेती है क्या? कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, फिर उत्तर की तरफ राजस्थान जाती है और फिर घूमकर दक्षिण में गुजरात आती है। कमाल है। अब आते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली 2 सबसे बड़ी नदियों पर, नर्मदा और ताप्ती। बिल्कुल, नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी बनाती है। सही। और इसकी वजह यह है कि ये एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से। बिल्कुल। तो इस घाटी से बहने के कारण इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है और ये अपने साथ लाई मिट्टी को जमा नहीं कर पाती, सीधे समुद्र में ले जाती है। और अमरकंटक के बारे में भी एक हैरान करने वाली बात है ना? हाँ, नर्मदा और सोन नदी दोनों एक ही जगह अमरकंटक से निकलती हैं, लेकिन बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बहती हैं। सही। नर्मदा पश्चिम में अरब सागर की ओर और सोन उत्तर में गंगा की ओर। अविश्वसनीय है। नर्मदा के ठीक दक्षिण में उसके समानांतर बहती है ताप्ती। हाँ, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। ये भी नर्मदा की तरह ही भ्रंश घाटी से बहती है और एस्चुरी बनाती है। और सूरत शहर इसी के किनारे है। बिल्कुल। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली ये 4 नदियां हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका? हाँ, एक शब्द है समानता। समानता? हाँ, सा से साबरमती, माँ से माही, न से नर्मदा और ता से ताप्ती। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं, गोवा, कर्नाटक और केरल। हाँ, गोवा में 2 मुख्य नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे ही है। और कर्नाटक में? कर्नाटक में शरावती और गंगावेली। ये प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। और सबसे आखिर में केरल। केरल की 2 नदियां याद रखनी हैं। एक है पेरियार, जिसे केरल की जीवन रेखा कहते हैं, और दूसरी है भरतपुझा। ये तमिलनाडु से निकलकर केरल में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, बांध। बिल्कुल। तो देखिए, बांध को अगर सीधी सीधी भाषा में समझें तो ये एक तरह की दीवार है। एक रुकावट। हाँ, एक रुकावट जो नदी के प्रवाह को, उसके बहाव को रोक देती है। और ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, मेन मकसद तो यही है कि पानी को कंट्रोल किया जाए, उसे एक जगह जमा किया जाए और फिर उस पानी का इस्तेमाल सिंचाई, पीने के पानी की सप्लाई और सबसे जरूरी बिजली उत्पादन। बिल्कुल, बिजली उत्पादन के लिए होता है। और ये जो बांध के पीछे पानी का एक बहुत बड़ा जमावड़ा हो जाता है, उसे जलाशय या रिजर्वायर कहते हैं। हाँ, ये एक तरह से एक आर्टिफिशियल झील बन जाती है। अच्छा, तो ये बांध कितने तरह के होते हैं? मोटे तौर पर देखें तो 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है गुरुत्वीय बांध, जिसे ग्रेविटी डैम भी कहते हैं। ग्रेविटी डैम मतलब ये अपने वजन से पानी को रोकता है। इतना वजन होता है कि पानी का दबाव कुछ नहीं कर पाता। इसका कोई उदाहरण? हाँ, भाखड़ा नांगल बांध इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। अच्छा,
और दूसरा प्रकार? दूसरा है रॉक फिल बांध। इसके नाम से तो लग रहा है कि ये चट्टानों से बनता है। बिल्कुल।